तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर मूवी लेकर आया हूँ जो कि हॉरर तो नहीं है, लेकिन इसमें हॉरर कूट कूट कर भरा है। ये कहानी एक नॉर्मल से घर की है जहाँ पर एक औरत हर दिन अपने घर में मेंटली टॉर्चर झेलती है। मूवी का नाम है मिसेस और ये मूवी हाल ही में आई मूवी है। वैसे तो मैं इस तरीके की मूवी का एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन मूवी देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक तरीके का हॉरर जरूर है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि हर घर के सच्चाई को दिखाती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक औरत की जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि समाज का एक कड़वा सच है। सानिया मल्होत्रा की मिसेस एक सिंपल सी कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक औरत की चुप रहने की मजबूरी और उसके सवालों का सफर है। आज हम मिसेस मूवी की पूरी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक नई दुल्हन अपने नए घर में एक नए जीवन का सपना देखती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि घर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी बनकर रह गया है। उसके सपने टूट जाते हैं और वो हर दिन एक नया ट्रॉमा झेलती है। तो कहानी की शुरुआत होती है रिचा से, जो कि हमेशा खुश रहने वाली, सबको खुश रखने वाली और बहुत बात करने वाली एक लड़की थी। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने पेरेंट और दोस्तों के साथ में अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रही थी और डांसिंग उसकी हॉबी थी। और उसकी हॉबी को फॉलो करते हुए रिचा ने चाइल्डहुड के समय से डांस सीखा था। और अगर सच कहा जाए तो रिचा डांस को जीती थी। उसका एक डांस ग्रुप भी था और वो वहाँ के टीचर थी। डांसिंग के लिए वो अपने दोस्तों के बीच में सबसे ज्यादा टैलेंटेड थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके पेरेंट डांसिंग के लिए उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे। उसकी लाइफ ऐसे ही नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों के लिए रिचा की मॉम ने बहुत सारे डिफरेंट डिशेस बनाई थी। यहाँ पर लड़के का नाम था दिवाकर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट था। रिचा को दिवाकर की ये बात बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि यूजुअली इंडिया में मेल्स गायनेकोलॉजिस्ट बनना अवॉइड करते हैं। वैसे भी रिचा के पेरेंट ने हमेशा उस हर चीज के लिए सपोर्ट किया था और इसीलिए वो अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी हो गई थी। अब उसे दिवाकर भी पसंद आ गया था। उसकी जॉब भी अच्छी चलती है और दिवाकर के साथ में शादी करने के लिए मान जाती है। दिवाकर की फैमिली को भी रिचा बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। इस बीच एक दिन दिवाकर और रिचा एक रेस्टोरेंट पर लंच करने के लिए जाते हैं, ताकि शादी से पहले दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान पाए। दिवाकर यहाँ पर उसे ये बताता है कि उसे सिर्फ घर का खाना पसंद है, लेकिन रिचा को बाहर का खाना भी पसंद था। दिवाकर उसकी पसंद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसने जो ऑर्डर किया था वही वो रिचा को खाने के लिए कहता है। रिचा भी उसकी बातों को नॉर्मली लेती है, क्योंकि उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और आज दिवाकर और रिचा की शादी थी, जहाँ पर रिचा के पिता कन्यादान करके अपनी बेटे की जिम्मेदारी दिवाकर को सौंप देते हैं। कल तक जो बेटी उसके साय में पल रही थी, आज से वही बेटी अपने पति का साया बनकर सिर्फ उसके लिए जिएगी। शादी के बाद में रिचा दिवाकर के साथ में उसके कार में बैठकर अपने घर पर आती है और रिचा के पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी में बहुत सारा सामान, जिसे दहेज कहा जाता है, वो भी दिवाकर के साथ में घर भेजा जाता है। यहाँ पर दिवाकर की कार में एक डॉल लटकी हुई थी। उस डॉल के पेट में एक फ्लावर था, जो इस चीज को सिंबलाइज करता है कि रिचा को उनके घर में उनके खानदान का फ्लावर, यानी कि उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब ससुराल पहुंचने के बाद दिवाकर की फैमिली बहुत ही अच्छे से रिचा का वेलकम करती है, जिसके बाद कुमसुम और ससुराल वाले उसके साथ में सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। ससुराल वाले तो उसे घर की बहू नहीं बेटी बोल रहे थे। ब्राइट कलर के कपड़े और बिंदी के साथ में रिचा बहुत ही खुश नजर आ रही थी। अपने पेरेंट्स, अपनी पूरी लाइफ को छोड़ने का उसे जितना दुख हो रहा था, उससे ज्यादा उसे अपने ससुराल को अपनाने की खुशी थी। फिर रात को रिचा एक रेड कलर की नाइटी पहनकर दिवाकर के लिए रेडी होती है। बाथरूम में जब उसे दिवाकर का परफ्यूम दिखता है तो उसे लगा लेती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की खुशबू को अपना कर उसके जैसा स्मेल करना चाहती थी। साथ ही वो अपने फर्स्ट नाइट के लिए भी बहुत ही एक्साइटेड थी कि वो दिवाकर के साथ में रोमांटिक बातें करेगी, उससे प्यार करेगी और उनकी फर्स्ट नाइट बहुत ही परफेक्ट होगी। लेकिन कुछ देर के बाद में दिवाकर जब उसके पास में आता है तो रिचा से ज्यादा बातें नहीं करता है और सीधा इंटीमेट हो जाता है। ये उनकी फर्स्ट नाइट थी और रिचा इस चीज को नॉर्मल ले लेती है और ज्यादा नहीं सोचती है। फिर अगले दिन सुबह रिचा किचन में आती है और उसके आने से पहले उसकी मदर इन लॉ ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। यह रिचा किचन में अपने साथ में एक मिक्सर ग्राइंडर लेकर आई थी, जो उसकी शादी में गिफ्ट मिला था। वैसे भी शादी में उसे ज्यादातर किचन का सामान ही मिला था, बस उसके दोस्तों ने उसे हेडफोन्स गिफ्ट किए थे। शादी का गिफ्ट काम आ जाए इसलिए रिचा चटनी को मिक्सर में ग्राइंड करती है, लेकिन उसकी सास उसे यूज करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके ससुर को सिर्फ सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी पसंद थी। तभी उसके घर पे नेबर की एक छोटी बच्ची आती है, सावी, जो कि उनके लिए सब्जियां लेकर आई थी। यहाँ पर सावी और रिचा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बात करने के बाद में सावी स्कूल जाने के लिए चली जाती है और रिचा ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, तो वहीं पर उसके सास सिलबट्टे में चटनी पीसने लगती है। तभी वहां पर दिवाकर आता है, जिसे रिचा चाय देती है। यहाँ पर वो रिचा को अपना आधा कप चाय दूसरे कप में डालकर उसे दे देता है, जो बात रिचा को बहुत ही प्यारी लगती है। फिर इसके बाद में दिवाकर अपने चाय का कप वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है और रिचा इतने कामों के बीच भी उस कप को धो देती है।
तो वहीं पर दूसरी तरफ ऋचा की माँ बहुत सारा खाना बना रही थी, क्योंकि आज ऋचा का पगफेरा था जिसमें दिवाकर और ऋचा उनके घर पर लंच करने के लिए आने वाले थे। ऋचा के पिता बाहर से कुछ डिशेस लाना चाहते थे, लेकिन ऋचा की माँ को सिर्फ घर का बना खाना ही अपनी बेटी और दामाद को खिलाना था। फिर कुछ देर के बाद में ऋचा और दिवाकर उनके घर पर लंच पर आते हैं। खाने के बीच में जब काम की बातें निकलती है तो ऋचा के पिता ऋचा के डांस की बात करने लगते हैं, लेकिन दिवाकर को इस बात पर हंसी आ जाती है। उसके मुताबिक डांस कोई काम थोड़ी होता है। ऋचा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को नॉर्मली लेती है। दिवाकर को तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की पड़ी थी कि ऋचा को इतना सारा खाना बनाना आता भी है या नहीं, और अगर नहीं भी आता तो उसकी सास उसे सिखा देगी। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली थी कि दिवाकर ऋचा के पेरेंट को मम्मी पापा नहीं बल्कि अंकल और आंटी बोल रहा था, जबकि ऋचा उसके पेरेंट को मम्मी पापा बुलाती थी। मतलब उसने तो उसके पेरेंट को अपनी फैमिली मान लिया था। फिर वहां से वे दोनों दिवाकर के एक कजिन ब्रदर के घर पर डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पर दिवाकर के भाई की वाइफ जॉब तो करती थी, उसी ने इतना सारा खाना उनके लिए खुद बनाया था। इसमें दिवाकर के भाई ने अपनी वाइफ की जरा भी हेल्प नहीं की थी। ऊपर से दिवाकर ने खाने के बाद हलवे की भी डिमांड की थी, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ऑफिस से आने के बाद हस्बैंड तो थक जाता है लेकिन वाइफ नहीं थकती। उसे ऑफिस के आने के बाद भी घर का सारा काम करना पड़ता है। फिर कुछ देर के बाद में डिनर खत्म करके वे दोनों जब घर पर आते हैं तो दिवाकर तो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन ऋचा किचन में जाती है अपने सास की हेल्प करवाने के लिए। वो अपनी सास को एडवाइस भी देती है कि सुबह काम वाली आकर बाकी का बचा काम कर लेगी, अभी उन्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके सास के मुताबिक किचन कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, और वैसे भी काम वाली तो हर दूसरे दिन छुट्टी ले लेती है। यह ऋचा उनकी हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उसे रेस्ट करने के लिए भेज देती है। वैसे भी उन्हें किचन अकेले संभालने की आदत थी। उसके बाद जब ऋचा बेडरूम में आती है तो दिवाकर उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन ऋचा उसे ये सब करने से रोकती है, क्योंकि उसने आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और इसलिए उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। तब दिवाकर उसे किचन से मेडिसिन लाने को बोलता है, जबकि वो खुद उसे मेडिसिन लाकर दे सकता था। फिर जब ऋचा मेडिसिन खाकर रूम में आती है तो दिवाकर उसके साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होता है और कुछ देर के बाद में सो जाता है। ये चीज ऋचा को काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो कुछ टाइम तक इस बारे में बाथरूम बैठकर सोचती है, लेकिन लास्ट में वो दिवाकर को थोड़ा ज्यादा रोमांटिक मानकर ये सब नॉर्मल ले लेती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही घर के मर्दों से पहले घर की औरतें उठ जाती थी। ऋचा की सास तो अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल कर रखती थी, यहाँ तक कि उनकी चप्पल भी बेड के पास में लाकर रखती थी, ताकि बेड से उतरने के बाद में उन्हें खुद से चप्पल ढूंढकर न पहनना पड़े। फिर हस्बैंड के उठने के बाद में वो उन्हें अजवाइन का पानी देती और उनका जरूरी सामान उनके पास में लाकर रख देती थी। जिसके बाद ऋचा और उसकी सास ब्रेकफास्ट बनाने के काम में लग जाती है और घर के मर्द एक्सरसाइज, योगा और मसाज करने लगते हैं। इस बीच किचन के सिंक का पानी बेसिन में फंस जाता है। तब ऋचा की सास गंदे पानी में हाथ डालकर कचरा निकालती है, जिसके बाद में बेसिन का पानी बाहर निकल जाता है। कुछ देर के बाद में दिवाकर घर आकर नहाता है तो वो अलमारी से कपड़े निकालने के लिए ऋचा को बुलाता है, जबकि अलमारी उसके पास ही थी। ऋचा किचन से भागती हुई आती है और उसके लिए कपड़े निकाल देती है, यहाँ तक कि उसका वॉलेट, रुमाल और बेल्ट भी। ये बात ऋचा को बहुत ही अजीब लगती है कि कपड़े निकालने के लिए उसे किचन से बुलाया गया, पर नई नई शादी है तो ऋचा इस बात को ज्यादा नहीं सोचती है। अब 9 बजते ही दिवाकर और उसके पिता डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर दिवाकर अपने पिता से एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने के बारे में बात कर रहा था। मतलब कि घर के मर्द काम के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स चटनी पीसने के लिए और किचन के बाकी कामों के लिए नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट यूज नहीं कर सकती है। भले ही ऋचा के दोनों हाथ साफ हो, बट उन्हें लेफ्ट हैंड से चीजें लेने में प्रॉब्लम थी। मतलब कि उनकी पढ़ाई लिखाई, मॉडर्न सोच फीमेल के लिए नहीं है। फिर ऋचा अपनी सास से पूरी फैमिली के साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने की बात कहती है, लेकिन उसका ससुर जी के मुताबिक घर की औरतों को कहाँ जॉब पर जाना होता है, वे लोग देर से भी खा सकती है। यह दिवाकर भी ऋचा यह अपनी माँ को उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए नहीं कहता है। वो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद में दिवाकर किचन में अपनी चाय लेने के लिए आता है। ऋचा उसे चाय देकर अपने लिए एक कप निकालती है, बट आज दिवाकर शादी के दूसरे दिन की तरह अपनी चाय का आधा हिस्सा नहीं पिलाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। ऋचा बस खड़ी होकर उसे देखती रहती है। कुछ देर के बाद में उसका ससुर जी कहीं बाहर जाने वाले थे। तब उसकी सास उसके जूते निकालकर उसके पैरों के सामने रखती है, जिन्हें पहनकर वो बाहर चले जाते हैं। फिर घर के मर्द जब बाहर काम पर चले जाते हैं तो ऋचा और उसकी सास डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आती है, लेकिन यहाँ पर मर्दों ने पूरा टेबल गंदा करके रखा था। उनमें टेबल मैनर की भी तमीज नहीं थी। ऋचा को ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है। वो वहाँ ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी, लेकिन उसके सास को इतने सालों में इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वो तो दिवाकर की झूठी प्लेट पर ही अपना खाना खाने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी उन्हें सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है। दोनों फिर लंच के काम में लग जाती है। ऋचा की सास को उनकी बेटी सिया को कॉल आया था। सिया इस टाइम पर प्रेग्नेंट थी
और उसके हस्बैंड थोड़ा बहुत काम में उसकी हेल्प करते थे, लेकिन वो भी एक डॉक्टर थे और उन्हें भी काम पर जाना होता था। इसलिए सिया अपनी माँ को उनके पास में बुलाती है। प्रेगनेंसी के इस समय उसे हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। रिचा की सास घर के काम की वजह से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रिचा खुद उन्हें जाने के लिए कह देती है। बाकी इन दिनों में घर तो खुद ही संभाल लेगी। बस प्रियकाता अपनी बेटी और दामाद के घर ले जाने के लिए रिचा के साथ बहुत सारा खाना और स्नैक रेडी करने लगती है, जिसमें रिचा कभी सावी और कभी उसकी मोम सिया भी उनकी बहुत हेल्प करती है। इन सब के बीच में रिचा अपनी सास से कुछ स्पेशल रेसिपीज भी सीख लेती है। रिचा इन सब में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो अपने घर वालों और दोस्तों के फोन तक इग्नोर करने लगती है। अब अगले दिन रिचा की सास अपनी बेटे के घर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो अपना सारा गोल्ड अपने हस्बैंड को दे देती है, जो उसे लॉकर में रख देते हैं। फिर अगले दिन रिचा की सास अपनी बेटी के घर चली जाती है। जाने से पहले भी उन्हें रिचा के लिए चिंता हो रही थी कि वो घर अकेले संभाल पाएगी या नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि उनके घर के मर्द कैसे हैं। रिचा की सास के जाते ही उसके सर पर जैसे कामों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोज सुबह वो 5 बजे का अलार्म लगाकर उठती है और अलार्म से दिवाकर की भी नींद थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। उसके बाद रिचा ब्रेकफास्ट बनाने के काम में लग जाती है। बीच में ही वो अपने ससुर को चाय देने जाती है, बट वो उसे अजवाइन का पानी मांगते हैं, जो उनकी वाइफ उन्हें हर रोज देती थी। तब रिचा भी उन्हें अजवाइन का पानी दे देती है। फिर रिचा जब सिलबट्टे पर चटनी पीसने जाती है तो गलती से उसकी आंखों में चटनी लग जाती है और आंखों में जलन होने लगती है। टाइम बहुत ही कम था और रिचा को सिलबट्टे पर चटनी पीसना आती भी नहीं थी, तो इसलिए वो मिक्सर का यूज कर लेती है। लेकिन मिक्सर की आवाज उसके ससुर जी सुन लेते हैं, इसलिए वो इस बारे में रिचा से पूछते हैं। साथ ही वो रिचा को ताना भी मारते हैं कि सिलबट्टे में चटनी पीसने से हाथों में जलन होती होगी, तुम्हें आदत नहीं है, बट तुम्हारी सास को इन सब की आदत है। रिचा फिर जब फुलके बनाने में बिजी थी तो उसके ससुर जी उसको दही लाने के लिए कहते हैं। भागते दौड़ते रिचा अकेले सारा काम कर रही थी। कभी कोई कुछ बोलता तो कभी कोई कुछ बोलता। अब ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद में रिचा को सारी चटनी फेंकनी पड़ती है, क्योंकि रिचा ने वो चटनी मिक्सर में बनाई थी और उसमें गुड़ भी डाला था, जो कि ससुर जी के मुताबिक अनहेल्दी था। तभी ऑफिस जाने से पहले दिवाकर रिचा को किस करने के लिए आता है। उस समय पर रिचा बर्तन धो रही थी, तो इसलिए वो उससे पास नहीं आने देती है। लेकिन दिवाकर के मुताबिक रिचा किचन जैसे स्मेल कर रही थी, जो कि बहुत ही सेक्सी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। इसके बाद जब रिचा गाना सुनते सुनते लंच रेडी करने लगती है, उसी समय उसके ससुर जी कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन आज तो उनके शूज उनके सामने रखने के लिए उनकी वाइफ घर पर नहीं थी और इसीलिए वो रिचा को बुलाने लगते हैं। रिचा ने हेडफोन्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज रिचा नहीं सुन पाती है। तब ससुर जी खुद शूज निकाल कर पहनते हैं और रिचा को किचन में देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रिचा उन्हें डांस करती हुई नजर आ जाती है। और इस बात से वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और दरवाजे को जोर से पटक कर अपने काम पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिवाकर प्यून से लंच मांगता है, क्योंकि रिचा को पता था कि दिवाकर का टिफिन घर से जाता है। प्यून तो उसके लिए बाहर से खाना मंगवाना चाहता था, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है। घर पर रिचा ने आज बिरयानी बनाई थी, जो वो अपने ससुर जी को सर्व करती है। साथ ही वो उनसे देर होने के लिए माफी भी मांगती है, क्योंकि 3 सीटी के बाद ही बिरयानी पकी थी। तब उसके ससुर जी रिचा के खाने का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि चावल कुकर में बना है तो ये बिरयानी नहीं बल्कि पुलाव है। बिरयानी तो बर्तन में धीमी धीमी आंच पर पकती है। शाम को जब दिवाकर घर पर आता है तो टिफिन न मिलने की वजह से रिचा पर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर वो रिचा को गर्म फुलके के साथ में रात का खाना बनाने का भी ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ रिचा के ससुर जी फोन पर अपनी वाइफ को रिचा की कंप्लेंट कर रहे थे कि वो बिरयानी कुकर में पकाती है, घर की डस्टिंग ठीक से नहीं करती है, उसे घर तो ठीक से संभालना चाहिए ना। अगले दिन रिचा घर की डस्टिंग और साफ सफाई करने लगती है। यहाँ पर हम कुछ डॉल को भी देखते हैं, जिनमें से कुछ मेल थे और कुछ फीमेल। मेल डॉल फीमेल से लंबी थी और रिचा फीमेल डॉल को हटाकर उस प्लेस को साफ कर रही थी। फिर डस्टिंग के टाइम पर उसे एक रेड बैलून मिलता है, जो उड़ता है और सीलिंग पर जाकर अटक जाता है। मतलब कि रिचा बलून है, वो खुश तो रह सकती है, उड़ भी सकती है, लेकिन अपने ससुराल की सीमा तक ही। जिसके बाद में रिचा इंटरनेट से देखकर अपनी फैमिली के लिए बहुत ही मेहनत से दम बिरयानी बनाती है, जैसा उसके ससुर जी ने डिमांड की थी। वो बिरयानी टिफिन में पैक करके रिचा दिवाकर को भेजती है और अपने ससुर जी को भी खाने को देती है। रिचा बहुत होप लगाकर अपने ससुर जी के सामने खड़ी होती है कि कब वो उसके खाने की तारीफ करेंगे, लेकिन उसके ससुर जी के मुताबिक तो बिरयानी में नमक कम था। ऊपर से दिवाकर भी ऑफिस से आकर उसके खाने की जरा भी तारीफ नहीं करता है। भले ही दिन की बिरयानी बहुत सारी बच गई थी, लेकिन दिवाकर उसे नहीं खाने वाला था। रिचा बहुत ही थक चुकी थी। वो रात को खाना बनाने लगती है। वो इन सब के बारे में अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ का तो यही कहना था कि उसे हिसाब से खाना बनाना चाहिए और ये सब तो उसे सीखना ही पड़ेगा। रिचा की तकलीफ कोई नहीं समझ रहा था। उसके ससुर जी को उसका खाना पसंद नहीं था। बचा हुआ खाना या तो फेंक देती थी या तो खुद खा लेती थी। वो घर में नई बहू थी, इसलिए वो घर पर हेल्पर भी नहीं रख सकती। इन सब बातों से गुस्सा होकर रिचा अपनी माँ का कॉल काट देती है। फिर डिनर करने के बाद में
रिचा नोटिस करती है कि सिंक का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। उसे उस गंदे पानी में हाथ नहीं डालना था, बट उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हाथ डालकर उसे सिंक से कचरा निकालना पड़ता है। फिर जब वो सोने जाती है तो हर रात की तरह दिवाकर आज भी रिचा से पूछे बिना ही उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिस दौरान रिचा को बहुत ही पेन होता है, बट वो उसे कुछ नहीं बोल पाती है। अब अगले दिन सावी रिचा के पास में आती है। रिचा उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है और इस दौरान सावी रिचा की बिंदी ठीक करके बोलती है कि उसकी माँ बिंदी नहीं लगाती और उसकी माँ के मुताबिक बिंदी गुड लक होती है। जिनके पति नहीं होते उनके पास में गुड लक की बिंदी भी नहीं होती है। तब रिचा उसे कहती है कि उसकी माँ खुद ही गुड लक है, एक प्राइम नंबर की तरह जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, वह अकेले काफी है। जो बात सुनकर सावी को बहुत ही अच्छा फील होता है। सिंक का पाइप टूटा हुआ नोटिस करती है, जिसमें से भी गंदा पानी निकल रहा था। अब वो हेल्प के लिए दिवाकर को बुलाती है, बट वो वहाँ पर नहीं आता है। तभी रिचा को उसकी फ्रेंड बबली का कॉल आता है, जो उसे उसका डांस शो संडे को देखने के लिए बुलाती है। वो रिचा को अपने साथ में अपने ग्रुप में ऐड करना चाहती थी, बट जब से उसकी शादी हुई है रिचा उसका फोन नहीं उठाती थी। अब रिचा करे भी तो क्या, उससे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। फिर भी वो अपने दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वो उसका शो जरूर देखने के लिए आएगी। उसके बाद रिचा फिर से अपने कामों में बिजी हो जाती है। इस दौरान उसके ससुर जी उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए मना करते हैं। उनके मुताबिक मशीन में कपड़े ठीक से साफ नहीं होते हैं, यानी कि रिचा का एक और काम बढ़ गया। अब से उसे हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे। शाम को दिवाकर काम से घर पर आता है और अपना बैग रिचा को दे देता है, यानी घर के मर्द खुद की चीजों को भी जगह पर नहीं रखते हैं। रिचा दिवाकर को प्लम्बर को बुलाने को कहती है, बट वो रिचा की बात को इग्नोर कर देता है। तब रिचा एक हेल्पर रखने की बात भी कहती है, क्योंकि उसे अपना कुछ काम शुरू करना था और घर के कामों की वजह से उसे जरा भी मौका नहीं मिलता है। इन सब बातों को सुनकर दिवाकर इरिटेट होता है। उसके मुताबिक वो ऑफिस से थक कर आया है, अभी उसे ये बातें नहीं करनी है। जिसके बाद रिचा डिनर के काम में बिजी हो जाती है। डिनर के बाद में रिचा सिंक के पाइप को और ज्यादा खराब होते हुए नोटिस करती है, इसलिए वो पाइप की टूटी हुई जगह पर कपड़ा बांध देती है और पाइप के नीचे एक बाल्टी रख देती है, ताकि गंदा पानी उस बाल्टी में जमा हो और फ्लोर पर न गिरे। उसी समय दिवाकर को कॉल आता है, जो उससे इंटीमेट होने के लिए उसके रूम में बुला रहा था। लेकिन जब रिचा उसे किचन के काम की बात बताती है तो दिवाकर फोन काट देता है। रिचा बहुत ही थक चुकी थी, उसके अंदर और एनर्जी नहीं थी कि वो बेडरूम में जाकर दिवाकर को सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए वो उस रात को हॉल में ही सो जाती है। फिर अगले दिन रिचा के पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिस बात पर दिवाकर शॉक्ड था। उसके मुताबिक वो तो अच्छे से इंटीमेट हो रहा था, फिर रिचा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? लेकिन क्या उसने एक बार भी रिचा की मर्जी पूछी थी कि वो माँ बनने के लिए रेडी है या नहीं? दिवाकर रिचा को पीरियड खत्म होने तक किचन में जाने से मना करता है। रिचा उसे जब सैनिटरी पैड लाने को कहती है तो दिवाकर वो किसी के हाथों उसे भेजने को कहता है, यानी कि भले वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, लेकिन वो पीरियड को पुराने जमाने की तरह इम्प्योर मानता था। उसे अपनी वाइफ के सैनिटरी पैड लाने में भी शर्म आती थी। ऊपर से दोनों बाप बेटे कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते थे, बट उनके लिए अब रिचा पीरियड के टाइम पर इम्प्योर है, तो इसलिए अब वो बाहर से खाना खा लेते हैं। यहाँ तक कि ससुर जी के लिए बाहर से मिक्सर वाली चटनी भी लाई जाती है और आज वो उसी को खा लेते हैं। दोपहर में सावी की माँ सीता घर पर काम करने के लिए आती है और रिचा के पीरियड खत्म होने तक सीता ही घर का काम करने वाली थी। यहाँ पर रिचा उनसे एक हेल्पर ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन सीता ने बहुत पहले ही इस घर के लिए एक हेल्पर ढूंढ ली थी। लेकिन उनके घर में नौकरों को इतना टोका जाता है कि कोई भी ज्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं पाता है। ऊपर से भले ही इस घर के मर्द बहुत पढ़े लिखे हों, वो जात पात को बहुत मानते हैं। इस घर की फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पर ही थोड़ा रेस्ट मिलता है। घर के काम नॉर्मल दिनों में इतने ज्यादा होते हैं कि घर की फीमेल को पीरियड का पेन भी अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों तक सिया अपनी मर्जी से सिंपल खाना बनाकर उनको देती है। भले इस घर के मर्द जात पात भी मानते हों, बट खुद से खाना बनाने की हिम्मत उनमें नहीं थी, इसलिए जात पात की बात को अपने मामले में भूलकर सीता के हाथ का सिंपल खाना खा लेते हैं। सीता उनकी बहू या वाइफ नहीं थी जो उनके सामने वे लोग डिमांड कर सके। बस घर के मर्द रिचा के पीरियड खत्म होने का वेट कर रहे थे, तो वहीं पर रिचा इन पीरियड के दिनों में अपने खोए हुए सेल्फ को एक्सप्लोर कर रही थी, अपने डांस की हॉबी को फील कर रही थी, क्योंकि अब उसके पास में फ्री टाइम था। इस बीच रिचा डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं और अब पीरियड खत्म होने के बाद में रिचा फिर से घर के कामों में बिजी हो जाती है। आज रिचा ने बहुत मेहनत से अपनी सास की एक रेसिपी बनाई थी, बट जब वो घर के मर्द से उसके स्वाद के बारे में पूछती है तब ससुर जी कुछ नहीं कहते हैं। दिवाकर उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि उसकी माँ की रेसिपी बिगाड़ने का बहुत अच्छा टैलेंट रिचा में है। रिचा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने डांस टीचर की जॉब के बारे में उन्हें बता देती है। तब दिवाकर इस बात पर हंस देता है। उसके मुताबिक डांस तो एक हॉबी है और हॉबी को जॉब कौन बनाता है, और वैसे भी एक बार उनके बच्चे हो जाने के बाद में रिचा कहाँ पर जॉब कर पाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में मेल पेट्रियार्कियल सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को संभालने और उन्हें बड़ा करना माँ का काम होता है।
इसके लिए उसे अपनी लाइफ, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ भी सेक्रीफाइस करना पड़ती है। और इन सब के बाद भी उस बच्चे का नाम, उसकी जनरेशन उसके पिता के साथ में जुड़ेगा, माँ के साथ में नहीं। वहीं ऋचा के ससुर के हिसाब से उनके घर की बहू बेटियां जॉब नहीं करती है और डांसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। इन सब बातों की वजह से ऋचा का दिल टूट जाता है। ससुराल के रूल में फंसकर धीरे धीरे उसकी अपनी आइडेंटिटी ब्लर हो रही थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी बहू बनने के लिए घर की सारी ड्यूटी निभा रही थी। उसके बाद शाम को उनके घर पर गेस्ट आते हैं। दिवाकर का कजिन ब्रदर टुन्नू, उसकी वाइफ बिनी और उसका बेटा गुड्डू। गुड्डू एक लड़का था, इसलिए उसे शायद कभी भी उसकी गलतियों के लिए डांटा नहीं गया। इसी वजह से वो उनके घर में भी बहुत बदमाशी कर रहा था और उसके खाने का शौक भी घर के मर्दों की तरह ही थे। यहाँ पर टुन्नू ऋचा को शिकंजी, दिवाकर हॉट कॉफी और उसका ससुर जी और बीनी को चाय और गुड्डू को कोल्ड कॉफी लाने के लिए कहते हैं। बीनी ये कहती भी है कि ऋचा अकेले तीनों के लिए क्या क्या बना पाएगी। दिवाकर उसकी हेल्प करने की जगह उसे ये कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऋचा किचन में जाकर हर एक चीज़ बनाती है, लेकिन जब तक वो ये सब लेकर आती तब तक घर के मर्द ड्रिंक पीने लग चुके थे और ऋचा की बनाई हुई चीज़ पीने से मना कर देते हैं। बीनी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा शिकंजी पी लेने के लिए कहती है, क्योंकि ऋचा ने बहुत ही मेहनत से उसे बनाई थी। इस बात पर टुन्नू का यही कहना था कि उसकी वाइफ जॉब करती है, इसलिए उसके ऊपर हुक्म चलाती है। शिकंजी पीने के बाद में टुन्नू ऋचा की बनाई हुई शिकंजी की इंसल्ट करने लगता है। उसके मुताबिक शिकंजी बनाने का ये सही तरीका नहीं है। और अब बात आती है डिनर की। वैसे तो ऋचा ने डिनर बना लिया था, लेकिन आज दिवाकर और टुन्नू को मटन खाना था। आज वो अपनी वाइफ को किचन से रेस्ट देना चाहते थे, लेकिन मटन बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो टुन्नू ऋचा को ही रेडी करने के लिए कहते हैं। डिनर होने के बाद में जब ऋचा किचन में जाती है तो किचन का सारा सामान बिखरा हुआ था और हर तरफ गंदगी थी। बस गैस पर पकाने के चक्कर में घर के मर्दों ने पूरा किचन बिखेर दिया था और ऋचा का काम और भी ज्यादा बढ़ चुका था। बिनी ऋचा की हेल्प तो करना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए उन्हें मना कर देती है। वैसे भी जिसका किचन होता है उसे ही हर चीज संभालना होती है। इतना सब होने के बाद भी अगले दिन ऋचा बहुत ही प्यार से सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है और घर का सारा काम करके लंच बनाकर दिवाकर को टिफिन भेज के जॉब इंटरव्यू पर जाने के लिए रेडी होती है। तभी उसका ससुर जी उसे देखकर पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो ऋचा उन्हें अपने जॉब इंटरव्यू के बारे में बताती है। वैसे भी उसने घर का सारा काम कर लिया है और 1 घंटे में वो वापस आ जाएगी। जॉब की वजह से घर के काम खराब नहीं होंगे और वैसे भी अभी उसके बच्चे नहीं है। बच्चे होने के बाद में वो जॉब छोड़ ही देगी, लेकिन उसके ससुर जी उसे जॉब के लिए सीधा मना कर देते हैं। उनकी वाइफ ने तो पीएचडी की हुई थी और उनकी बेटी ने भी पढ़ाई की थी, लेकिन आज वो दोनों ही अपनी फैमिली संभाल रही है। फीमेल अगर घर संभाले तभी घर सही से रहता है और बच्चे को भी अच्छी परवरिश मिलती है। और ऋचा ने तो अपने फॉर्म में उनका नाम ही लिखा है, तो ऋचा को फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात सुनकर ऋचा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसका ससुर जी जो अपनी बात रखने के बाद में उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो उसे पूरा इग्नोर करने लगते हैं। उनकी बेटी और उनकी बीवी ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं की। इस बात को लेकर वो अपने घमंड दिखा रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने जॉब खुद नहीं की या फिर उन्हें घर के कामों और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद अपने करियर को भूल गई। और अब ऋचा भी सेम रास्ते पर चली जा रही थी। जॉब इंटरव्यू से उसे बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा होपलेस फील कर रही थी कि वो कॉल काट देती है। उसी रात को ऋचा दिवाकर के साथ अपने दोस्त बबली के घर डिनर पर जाती है। यहाँ पर दूसरे के घर में खुद को बेटर दिखाने के लिए दिवाकर अच्छे से टेबल मैनर्स को फॉलो कर रहा था। वो टेबल को अपने घर की तरह गंदा नहीं कर रहा था, क्योंकि घर में ऋचा और उसकी माँ उसकी गंदी प्लेट में भी खाना खा लेती थी। बबली का हस्बैंड अमन अपनी वाइफ के लिए बहुत ही सपोर्टिव था, यहाँ तक कि वो घर के कामों में भी बबली की इक्वली हेल्प करता था। दोनों अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को लेकर दोस्त की तरह और पार्टनर की तरह निभाते थे। और दिवाकर और ऋचा का रिश्ता तो मालिक और गुलाम की तरह था। दिवाकर ऋचा को वीक में सिर्फ 1 दिन के लिए डांस स्टूडियो जाने के लिए कहता है। तब अमन उसे समझाता है कि डांस भी उनका काम है, उन्हें वो रोज करना जरूरी होता है। वीक में 1 दिन से उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। अब डिनर के बाद में अमन खाने की प्लेट को उठाता है। ऋचा जब प्लेट उठाने वाली थी तब दिवाकर उसके दोस्त के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए प्लेट उठाता है और ऋचा को बैठने के लिए कहता है। ये चीज ऋचा के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, इसलिए मजाक में वो बोलती है कि दिवाकर और ससुर जी घर का कोई काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े और शूज भी वो निकाल कर देती है। और उसे जॉब करने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि दिवाकर को एक फ्री की काम वाली जो मिल गई है। इस चीज से दिवाकर बहुत ही ऑफेंड हो जाता है और अकेले में वो ऋचा को बहुत ही बुरा भला कहता है। ऋचा उसे समझा रही थी कि उसके दोस्तों के सामने वो सीन क्रिएट न करे, लेकिन दिवाकर उसे बुरा भला बोले जा रहा था। मतलब कि मजाक में दिवाकर हर दिन ऋचा की इंसल्ट करता था, लेकिन एक दिन ऋचा का मजाक उससे टॉलरेट नहीं हुआ। तभी अमन उन्हें प्लेट वहीं पर रखने को कहता है, क्योंकि उनके घर में डिश वॉशर था। डिश वॉशर तो दिवाकर जैसा एक डॉक्टर भी अफोर्ड कर सकता था, बट उनके घर में फीमेल को मिक्सचर तक यूज करना अलाउ नहीं था, तो डिश वॉशर कहाँ पर लाएंगे। इस इंसिडेंट के बाद में ऋचा की आंखों में आंसू तक आ गए थे
और आंसू को छुपाने के लिए वो अपनी फेवरेट कसाटा खा रही थी। शादी के बाद आज जाकर रिचा ने अपना फेवरेट खाना पिज्जा और कसाटा खाया था, जो बात दिवाकर को पता थी, बट उसने एक बार भी उसका फेवरेट खाना शादी के बाद उसके लिए ऑफर नहीं किया। बट रिचा हमेशा उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती थी। घर आते ही रिचा सारी बातों को लेकर दिवाकर को सॉरी कहती है। तब दिवाकर उसके साथ में ज्यादा बात नहीं करता है और इंटीमेट होने लगता है। अब अगले दिन दिवाकर को कहीं बाहर जाना था, तो इसीलिए वो रिचा को पैकिंग करने के लिए कहता है। रिचा उसे किचन के पाइप के बारे में बताती है, बट दिवाकर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर जब रिचा उसका बैग पैक करती है तो दिवाकर गाड़ी आने तक रिचा के साथ में इंटीमेट होना चाहता था। रिचा के रोकने पर भी वो उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा था। तब रिचा उसे खुद से दूर ढकेल कर ये कहती है कि क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इंटीमेट होना चाहिए, उसके भी कुछ डिजायर है और वो उसका प्यार चाहती है। लेकिन दिवाकर डायरेक्ट इंटीमेट होता है और खुद सेटिस्फाई होने के बाद में सो जाता है। उसके बारे में वो कभी नहीं सोचता और इस तरह इंटीमेट होने की वजह से उसे कितना दर्द होता है, मेंटली और फिजिकली भी। ये सब सुनकर दिवाकर उसकी बातों पर भड़क जाता है और सेक्स की बात करने की वजह से वो रिचा के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाता है। गायनेकोलॉजिस्ट होने के बाद भी वो अपनी वाइफ का दर्द तक नहीं समझ रहा था। उसके मुताबिक हस्बैंड और वाइफ बच्चे के लिए इंटीमेट होंगे और प्यार के लिए रिचा के पास में है ही क्या, उसकी बॉडी से तो किचन की बदबू आती है। यहाँ कुछ दिन पहले तक दिवाकर को रिचा की बॉडी से आने वाली किचन की वो स्मेल अच्छी लगती थी और अब वही स्मेल उसे बदबू लगती है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि उसी के घर के काम की वजह से रिचा की हालत हुई है। उसके बाद अगले दिन दिवाकर की बुआ उनके घर पर आती है। रिचा की सास घर में नहीं थी तो बुआ जी कुछ रिचुअल को रिचा को समझाने के लिए आई थी और घर में आते ही बुआ जी हर चीज की बुराई करके रिचा को ताना मारने लगती है। इसी बीच दोनों एक दूसरे की हॉबी के बारे में बात कर रहे थे। बुआ जी को जहाँ पर खाना बनाना पसंद था, वहीं पर रिचा को डांस करना पसंद था। वो बुआ जी को अपने डांस की वीडियो भी दिखाती है और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि बुआ जी को ये चीज पसंद नहीं आई थी। जब दिवाकर घर पर आता है तो बुआ जी रिचा को ताना मारते हुए कहती है कि दिवाकर शादी के बाद पतला हो गया है। तब दिवाकर भी कहता है कि रिचा सारा खाना खा जाती है इसलिए वो पतला हो गया है। हर बात को मजाक के बहाने वे लोग बस रिचा की इंसल्ट करने लगते हैं। करवा चौथ के दिन सुबह से भूखी प्यासी रिचा और बुआ जी घर का सारा काम करते हैं। घर के मर्द खाना खाते हुए फास्टिंग के बेनिफिट बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेनिफिट के लिए फास्ट नहीं रखेंगे। फास्टिंग तो सिर्फ वाइफ के लिए होती है। वाइफ अगर उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रख भी रही है तो एक दिन के लिए घर के कामों में भी उनकी थोड़ी भी हेल्प नहीं करेंगे। घर की फीमेल फास्टिंग भी करेगी और पूरा घर भी अकेले संभालेगी। उसके बाद बुआ जी को फास्टिंग करने की वजह से चक्कर आ रहे थे, ऊपर से उन्हें बीपी और डायबिटीज था। लेकिन जब रिचा उन्हें मेडिसिन लेने के लिए फोर्स करती है तो वो रिचा को ही उल्टा सीधा बोल देती है। रिचा खाना बनाते टाइम भी कभी कभी छोटी मोटी चीजें खा लेती थी। बुआ जी इस बात को लेकर भी रिचा को ताना मारती है कि पनीर खाकर पूरा खत्म मत कर देना, कहीं मटर पनीर में सिर्फ मटर न रह जाए, जैसे रिचा को उनकी परमिशन के बिना कुछ खाने का भी हक न हो। फिर उसी दिन इवनिंग को रिचा एक रेड साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह रेडी होती है। उसी समय वो देखती है कि बुआ जी उसके डांस की वीडियो उसके ससुर जी और दिवाकर को दिखा रही है। अब रिचा जब किचन में आती है तो सावी उसके पास में आकर उसे अपनी बिंदी दिखाकर बोलती है कि अब उसके पास भी प्राइम नंबर वाला गुड लक है और रिचा खुद भी एक प्राइम नंबर की तरह गुड लक है। सावी की बात सुनकर रिचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन लेडीज में से है जिनके पास हस्बैंड होते हुए भी गुड लक नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने ही उनकी आइडेंटिटी छीन ली थी। फिर सावी के जाने के बाद में दिवाकर उसके पास में आकर अपने सोशल मीडिया से उसके डांस की वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है। उसने सोचा था कि रिचा का अकाउंट प्राइवेट होगा और उसकी डांस की वीडियो की वजह से लोग उसकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन रिचा वो वीडियो डिलीट करने से उसे मना कर देती है। तब दिवाकर उसे धमकी देता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसकी हर बात माननी होगी। मतलब कि ससुराल वालों के हिसाब से ये घर कभी भी बहू का नहीं है। वो जब तक अपनी इंसल्ट करवाकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी खोकर उनकी गुलामी करती रहेगी, सिर्फ तब तक वो इस घर में रह सकती है। फिर इस झगड़े के बाद में रिचा दिवाकर के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेकर अपना करवा चौथ का फास्ट खोलती है। मतलब कि पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन फास्ट करने के बाद उस फास्ट को खोलने के लिए भी अपने पति का आशीर्वाद लिया जा रहा है। लेकिन प्यार तो उन दोनों के बीच में जरा भी नहीं था। बस ये सब रिचुअल बस फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। अब अगले दिन बुआ जी अपना घर संभालने के लिए चली जाती है और उसी दिन ससुर जी का बर्थडे भी था, जिसमें बहुत सारे गेस्ट आए थे। ऊपर से उन गेस्ट के अलग अलग खाने पीने की डिमांड थी। एक तरफ जहाँ पर घर के मर्द पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो वहीं पर रिचा अपनी लाइफ को लेकर सोच में पड़ी हुई थी। जो रिचा इस घर में ब्राइट कलर के कपड़ों और अपने फेस पर ब्राइट सी स्माइल के साथ में आई थी, आज उसी रिचा का फेस और उसके कपड़ों का कलर फीका पड़ गया था, जैसे कि ससुराल ने उसकी खुशी का रंग छीन लिया हो। उसी समय ससुर जी का मालिश वाला आकर रिचा को अलग अलग खाने पीने की लिस्ट देकर जाता है जो कि गेस्ट ने मंगवाई थी। पर रिचा आज किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाती है, जिसका कुछ देर के बाद में दिवाकर आकर उसे बहुत डांटने लगता है
क्योंकि रिचा ने अभी तक अपने सोशल मीडिया से अपने डांस के वीडियोस को डिलीट नहीं किया था और बाहर सभी लोग उन्हीं वीडियो की बातें कर रहे थे। दिवाकर रिचा को तुरंत वो वीडियो डिलीट करके बाहर खाने पीने का सामान भेजने को ऑर्डर देता है। तब बहुत सोचने के बाद में रिचा एक बड़ा सा स्टेप उठाती है। वो उसी पाइप का गंदा पानी अपने ग्लास में भरकर बाहर दे देती है और जब दिवाकर और ससुर जी इस बात के लिए रिचा पर हाथ उठाने किचन में आते हैं तो रिचा बाल्टी से भरा हुआ गंदा पानी उनके ऊपर फेंक कर घर से निकल जाती है। शादी के पहले दिन जो रिचा कुमकुम के पैरों के निशान लेकर अपना ससुराल आई थी, आज वही रिचा उस गंदे पानी के पैरों के निशान छोड़कर उस घर से जा रही थी। लेकिन अपने पेरेंट के घर पर आने के बाद भी उसके पेरेंट रिचा को नहीं समझ रहे थे। उल्टा वो तो उनके ससुराल वालों से माफी मांगकर उनके पास ही वापस जाने को कह रहे थे। ऊपर से वो रिचा से उसके बड़े भाई के लिए पानी लाने को बोलते हैं। बस इसी बात पर रिचा को गुस्सा फूट पड़ता है। आखिर वो क्यों लाए अपने भाई के लिए पानी? वो खुद भी तो अपना काम कर सकता है। उनके जैसे पेरेंट ने ही अपने लड़कों को बिगाड़ कर रखा है। वही लड़के हस्बैंड वाइफ के 50-50 पार्टनरशिप को नहीं समझते हैं और वाइफ को अपना गुलाम समझते हैं। बेटे और बेटी को इक्वली प्यार और रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिचा की ये बात सुनकर उसकी पूरी फैमिली चुप हो जाती है। फिर कहानी कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और अब ये नई बहू उनको अपने हिसाब की ही मिली थी, जो कि उनके हिसाब से ही चले और जवाब और दिमाग न लगाए। दिवाकर और ससुर जी जैसे लोग अपनी थिंकिंग कभी नहीं बदलने वाले थे। दूसरी तरफ हम रिचा को देखते हैं, जो कि ससुराल के पिंजरे से निकलकर अपने सपने पूरे कर चुकी थी। अब वो खुद को पहले की तरह प्यार करने लगी थी। उसकी स्माइल लौट आई थी। वो फ्लावर भी खुद को ही दे देती है, क्योंकि वो खुद को एक प्राइम नंबर वाले गुड लक मानती थी। उसके पास में अब फिर से एक डांस ग्रुप भी था और उसके डांस ग्रुप का आज पहला परफॉर्मेंस भी था, जहाँ पर रिचा दिल खोलकर अपना टैलेंट दिखाकर डांस करती है और ऑडियंस में बेटी सावी और उसकी मॉम सीता रिचा के लिए चीयर अप करती है। और बस इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ में रिचा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक घर को चलाने वाली औरत सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं होती है, उसकी भी एक पहचान होती है, एक जिंदगी होती है। मिसेस सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो कि हर रोज अपनी आवाज दबा देती है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक औरत का जीवन सिर्फ किचन और घर की दीवारों तक ही सीमित होता है, या उसका भी अधिकार है अपनी खुशी और सपनों पर। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों में एक औरत को चुप रहना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही सोच बदलने वाले कंटेंट मिलता रहे।